नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज हम दोस्तों इस वीडियो में भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर के वीवीआई ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस एसएसटी के अनेक पार्ट्स में डिवाइड है, यानी एसएसटी जो है अनेक पार्ट्सों में डिवाइड है। जैसे इकोनॉमिक्स है, राजनीति विज्ञान है, अर्थशास्त्र है, भूगोल है, यानी यह सब है। और दोस्तों देखिए, हिस्ट्री जो है इससे परीक्षा में अत्यधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि हिस्ट्री का एडवांटेज बहुत है। और दोस्तों देखिए, यदि आप आगे भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे तो हिस्ट्री का एडवांटेज बहुत ही ज़्यादा होता है। और दोस्तों बोर्ड के परीक्षा में भी एसएसटी के इस पार्ट हिस्ट्री से अनेक प्रश्न पूछे जाते हैं। और हिस्ट्री के जो हैं, हिस्ट्री में जो चैप्टर हैं उसमें मुख्य रूप से आपके भारत में राष्ट्रवाद जो चैप्टर है, नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, या कहे कि 90% प्रश्न आपके भारत में राष्ट्रवाद, 80% प्रश्न भारत में राष्ट्रवाद से लेसन से पूछे जाते हैं। और 20% प्रश्न दोस्तों आपके यूरोप में राष्ट्रवाद से पूछे जाते हैं। यानी कि भारत में राष्ट्रवाद और यूरोप में राष्ट्रवाद, इसे आपको दोस्तों अच्छे से कवर करना होगा बोर्ड परीक्षा की को ध्यान में रखते हुए, अब बोर्ड परीक्षा की दृष्टिकोण से। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम भारत में राष्ट्रवाद के वीवीआई ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। दोस्तों देखिए, कोई भी बोर्ड परीक्षा की यदि हम तैयारी कर रहे हैं, किसी भी बोर्ड परीक्षा की हम तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा एक माइंड सेट होना चाहिए कि हमें नहीं, और मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि टॉपर ट्रिकी वे से पढ़ते हैं। यानी कि पहले हमें वह पढ़ना है जो परीक्षा में पहले पूछता है, यानी परीक्षा से जो लगभग जिस चैप्टर से पूछता है पहले हमें वह पढ़ना है। इसलिए दोस्तों भारत में राष्ट्रवाद जो है, यह लेसन आपके लिए बहुत ही मोस्ट वीवीआई है, क्योंकि अधिकतर ऑब्जेक्टिव मैं बोला कि हिस्ट्री से पूछा जाता है। और हिस्ट्री के किस चैप्टर से पूछा जाता है? तो भारत में राष्ट्रवाद। किस चैप्टर से दोस्तों? तो भारत में राष्ट्रवाद। और दोस्तों जब हमें यह पता ही है कि भारत में राष्ट्रवाद से बोर्ड में प्रश्न पूछता है और आगे भी हमें यह काम देगा, तो आखिर क्यों ना हम भारत में राष्ट्रवाद को ही अच्छे से पढ़ ले, ताकि किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं हो। तो इसलिए दोस्तों हमने भारत में राष्ट्रवाद को बेसिक टू एडवांस भी पढ़ाया है, और इस वीडियो में हम इसके वीवीआई ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में ऑब्जेक्टिव भी आते हैं दोस्तों और सब्जेक्टिव भी आते हैं। तो मैंने बेसिक टू एडवांस भारत में राष्ट्रवाद को दोस्तों पढ़ाया है, और दोस्तों मैंने इतने सरल तरीके से पढ़ाया है, यदि आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाके देखेंगे तो आपको, जिसे नहीं कहता हलवा, ठीक उसी प्रकार आपको इतना सरल लगेगा कि आपके माइंड में सेट हो जाएगा। और दोस्तों मैं कहता हूँ कि सबसे पढ़ाई करने का सबसे सरल तरीका है किसी भी चीज़ को अपने माइंड में सेट करना, हमें रटना नहीं है। दोस्तों देखिए, इस वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव लाए हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव का मतलब यह नहीं है कि हम रटेंगे, हम इसे समझेंगे, माइंड में सेट करेंगे। सिर्फ हमें दोस्तों ज्ञात रखना है। तो आइए दोस्तों इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबको दोस्तों कहना चाहता हूं कि यदि दोस्तों आप सभी को किसी भी टॉपिक
किसी भी टॉपिक या किसी विषय के किसी भी टॉपिक हो या हिस्ट्री के किसी लेसन में दिक्कत है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बेझिझक लिखिए, क्योंकि दोस्तों यह यूट्यूब चैनल आपके लिए है। यानी कि यह जो यूट्यूब चैनल है आपके लिए समर्पित है, आपको पढ़ाने के लिए है। यदि आपको किसी प्रकार का दिक्कत रहे तो यह कार्य हमारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि कोई भी कार्य करना चाहिए तो श्रद्धा से करना चाहिए। तो इसलिए दोस्तों आपको किसी भी चीज़ में दिक्कत है तो आप हमें कमेंट में बताइए। जैसे देखिए दोस्तों, मैं भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर को फुली ऑब्जेक्टिव में करा दूंगा, लेकिन यदि आपको किसी अन्य विषय के किसी महत्वपूर्ण लेसन में कोई दिक्कत है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं यही बता दूं और आपको वहाँ दिक्कत रह जाए। मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे अच्छे नंबर लाएं, अच्छे तरीके से पढ़ें, माइंड में सेट करके पढ़ें, कन्फर्मेशन के साथ पढ़ें, ताकि आप भी टॉपर और रैंकर्स बन सके। तो आइए दोस्तों, तो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। और दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को कह देना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को फुल्ली देखिएगा, क्योंकि फुल्ली देखने से होगा कि इसके सारे ऑब्जेक्टिव आपको माइंड में सेट हो जाएंगे। और मैं दोस्तों पहले भी कह चुका हूं कि जब हम जानते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद से अधिकतर प्रश्न पूछा जाता है तो क्यों ना इसे जड़ से ही ख़त्म कर दिया जाए, तो आइए दोस्तों इसी क्रिया में आज हम लग जाते हैं। तो यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपका सहयोग हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। क्योंकि देखिए दोस्तों, आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन जाएंगे, और नोटिफिकेशन जाएंगे तो आप सही समय पे सही चीज़ को पढ़ पाएंगे। क्योंकि दोस्तों देखिए, कोई भी बच्चा बोर्ड को पॉइंट ऑफ व्यू से लेके पढ़ता है तो समय के अनुरूप, यानी कि जैसे देखिए यदि हमें एक साल में इतना सिलेबस पढ़ना है तो हम एक रेशियो लगाते हैं कि नहीं, हमें एक महीना में इतना लेसन ख़त्म करना है। तो यानी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन जाएंगे, ताकि आप समय समय पे सही लेसन को पढ़ पाए और आपका सिलेबस ख़त्म होने के साथ कन्फर्मेशन के साथ माइंड में सेट हो जाए। दोस्तों देखिए, सिलेबस तो सभी ख़त्म करते हैं, लेकिन जो कन्फर्मेशन के साथ दिमाग में, मस्तिष्क में उसको जो सेट कर लेता है वही टॉपर और रैंकर बन जाता है। तो आइए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक, जैसा कि मैं बता चुका हूं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारत में राष्ट्रवाद। क्या है दोस्तों? भारत में राष्ट्रवाद। यदि दोस्तों आपको हिस्ट्री से या किसी विषय के किसी भी टॉपिक से संबंधित वीडियो चाहिए तो हमारे प्लेलिस्ट से प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। और मैंने भारत में राष्ट्रवाद का बेसिक वीडियो भी बनाया है, जिसमें हम सब्जेक्टिव प्रश्न भी किए हैं और समझे हैं कि आखिर भारत में राष्ट्रवाद कैसे उत्पन्न हुआ, कैसे महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च आदि कैसे किए महात्मा गांधी और अन्य नेता, कैसे आखिर हमारे देश को आज़ाद किए। यानी कि राष्ट्रवाद कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि एकजुटता, यानी किसी परिवेश में यह जो भावना है, यह एक प्रकार की भावना है, यानी कि वाद जिसमें लग जाए, किसी शब्द के अंत में जब दोस्तों वाद लग जाए तो वह एक भावना बन जाती है, मनोभावना बन जाती है। यानी कि दोस्तों राष्ट्रवाद कहने का तात्पर्य है कि हमारा देश पिछड़ा हुआ था, गुलामी की जंजीरों में बड़ा हुआ था। यानी कि हम आज़ाद कैसे हुए? तो हमारे मन में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई, तब हम आज़ादी की ओर अग्रसर हुए। आई होप आप दोस्तों ऐसे वीडियो, मतलब इसके बेसिक टू एडवांस सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो प्लेलिस्ट पे डाला हुआ है, आप वहाँ से जाके प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों इस वीडियो में हम इसके VVI ऑब्जेक्टिव को जानेंगे, जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टिकोण से मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों देखिए, हमने इस वीडियो में सजेस्टेड क्वेश्चन डाला है सिर्फ,
जो परीक्षा में विगत वर्षों में पूछा गया है। देखिए दोस्तों, विगत वर्षों में पूछा गया है और 2025 या अगले बोर्ड में पूछे जाने की संभावना है। और दोस्तों देखिए, जब माइंड में सेट होगा तो ये सब जो क्वेश्चंस हैं, भारत में राष्ट्रवाद के जो क्वेश्चन क्रिएट हो रहे हैं, ये आपको अन्य आप जो देंगे प्रतियोगिता परीक्षा यानी कि कंपटीशन एग्जाम जो आगे आप देंगे, उसमें भी आपको यह काम आएगा, क्योंकि इससे बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है। और दोस्तों आप जानते हैं कि लोग आर्ट्स लेते हैं तो आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, यानी कि उसमें हिस्ट्री की भूमिका बहुत ही है, यानी कि हिस्ट्री जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों, पहले नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। पहला नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी। यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो थी सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। तो ए ऑप्शन है आपका बारदोली, बी ऑप्शन है अहमदाबाद, सी ऑप्शन है खेरा, डी ऑप्शन है चंपारण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका ए नंबर ऑप्शन बारदोली। क्या होगा दोस्तों, बारदोली। यदि दोस्तों आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछे कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी, तो आपका क्या जवाब होगा दोस्तों, बारदोली। क्या होगा दोस्तों, तो बारदोली। अगले नंबर प्रश्न की ओर दोस्तों चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है, दूसरा प्रश्न आप सभी का कह रहा है, देखिए दोस्तों यह मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों, क्रांतिकारी नेता सूरसेन का उपनाम क्या था। यानी जो क्रांतिकारी थे, क्रांति मतलब एक सामूहिक प्रयास, यानी क्रांतिकारी नेता सूरसेन का उपनाम क्या था। यानी कि क्रांतिकारी नेता सूरसेन का दूसरा नाम क्या था। उपनाम मतलब दूसरा दोस्तों, जैसे किसी भी व्यक्ति का दो नाम होता है, उसी प्रकार क्रांतिकारी नेता सूरसेन का उपनाम क्या था। तो ए ऑप्शन है नेताजी, बी ऑप्शन है मास्टरदा, सी ऑप्शन है सरदार, डी ऑप्शन है मुखिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आप सभी का बी नंबर ऑप्शन मास्टरदा। यानी बोर्ड परीक्षा में दोस्तों आपसे पूछे कि क्रांतिकारी नेता सूरसेन का उपनाम क्या था, तो आपका क्या जवाब हो जाएगा दोस्तों, मास्टरदा। क्या होगा दोस्तों, मास्टरदा। आई होप कि दोस्तों आप इसे समझ चुके होंगे। अगले नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। अगला नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है, तीसरा प्रश्न आप सभी का कह रहा है कि तीसरा नंबर प्रश्न, सिंगापुर कब आज़ाद हुआ था। यानी कि सिंगापुर जो है वो आखिर कब आज़ाद हुआ। जैसे हमारा देश भारत 1947 को आज़ाद हुआ, ठीक उसी प्रकार पूछ रहा है कि आखिर सिंगापुर कब आज़ाद हुआ। तो ए नंबर ऑप्शन है 1955, बी नंबर ऑप्शन है 1960, सी नंबर ऑप्शन है 1962, डी नंबर ऑप्शन है 1965। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 1965। यानी कि दोस्तों सिंगापुर कब आज़ाद हुआ था, तो 1965। कब हुआ था, तो 1965। आई होप कि दोस्तों आप समझ रहे होंगे। अगले नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। अगला नंबर प्रश्न, चौथा नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी। यानी कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो थी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी आप जानते होंगे दोस्तों कि स्थापना कब हुई थी। तो ए नंबर ऑप्शन है 1925, बी नंबर ऑप्शन है 1964, सी नंबर ऑप्शन है 1984, डी नंबर ऑप्शन है 1999। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 1925। और दोस्तों आपको यह भी याद रखना है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी दोस्तों, तो केवी हेडगेवार। किसने की थी दोस्तों, तो केवी हेडगेवार। यानी कि जब पूछे कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई, तो 1925। और किसने की थी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना, तो केवी हेडगेवार। यानी कि दोस्तों मैं जो इस क्वेश्चन से एक और क्वेश्चन क्रिएट हो रहा था, मैंने उसको भी बता दिया। दोस्तों मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चे जो पढ़े उनसे कोई भी प्रश्न नहीं छूटे। और दोस्तों मैं जैसा कि बोल चुका हूं, भारत में राष्ट्रवाद से प्रश्न अधिकतर पूछा जाता है। जब हमें पता ही है कि इसी से पूछा जाता है, तो क्यों ना इसे जड़ से ख़त्म कर, इसलिए मेरा प्रयास यही है। तो और दोस्तों मैं जो अलग से आपको क्वेश्चन बताता हूं, जो
किसी भी क्वेश्चन से क्रिएट होता है उससे आप कॉपी में चाहे तो लिख सकते हैं, क्योंकि यह भी मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। 5वें नंबर प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। 5वां नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है चौड़ी चौड़ा कांड हुआ था, यानी कि चौड़ी चौड़ा कांड जो हुआ था जिसमें भारतीय किसान मजदूरों द्वारा 22 पुलिसकर्मियों को उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में जला दिया गया था। यह एक घटना थी दोस्तों। मैंने इस सारी घटना को कवर किया है, आप चाहें तो प्लेलिस्ट से वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। यानी कहने का क्वेश्चन 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है चौड़ी चौड़ा कांड हुआ था, यानी चौड़ी चौड़ा कांड कब हुआ था? तो ए नंबर ऑप्शन है 1920, बी नंबर ऑप्शन है 1922, सी नंबर ऑप्शन है 1930, डी नंबर ऑप्शन है 1942। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1922 में। यानी दोस्तों आपसे जब पूछे चौड़ी चौड़ा कांड कब हुआ था तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1922। कब हुआ था दोस्तों? तो 1922। अगले नंबर प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। 26वां नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है 26वां नंबर प्रश्न मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? ए नंबर ऑप्शन है महाराष्ट्र, बी नंबर ऑप्शन है बंगाल, सी नंबर ऑप्शन है गुजरात, डी नंबर ऑप्शन है केरल। यानी कि दोस्तों मोपला विद्रोह, मैंने इसका कॉन्सेप्ट वीडियो बनाया है दोस्तों, आप प्लेलिस्ट से अवश्य प्राप्त कर लीजिएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट जब क्लियर होंगे तभी ऑब्जेक्टिव बनते हैं दोस्तों एसएसटी में खास करके। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी केरल। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी केरल। अगले प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। 7वां नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है 7वां नंबर प्रश्न कि दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया? यानी कि 1929 को दिसंबर को किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया? तो ए ऑप्शन है गंगा, बी ऑप्शन है यमुना, सी ऑप्शन है रावी, डी ऑप्शन है सिंधु। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका सी नंबर ऑप्शन रावी। क्या हो जाएगा दोस्तों? रावी। यानी जब पूछे कि 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी ने तिरंगा फहराया तो आपका सही जवाब हो जाएगा रावी। क्या होगा दोस्तों? तो रावी। अगले नंबर प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। यह प्रश्न मोस्ट वीवीआई है, बोर्ड परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट वीवीआई यह प्रश्न दोस्तों वीवीआई प्रश्न है। 8वां नंबर प्रश्न मोस्ट वीवीआई है दोस्तों। 8वां नंबर प्रश्न मोस्ट वीवीआई है। इसे आपको याद करना है दोस्तों। और याद क्या दोस्तों, मैं आपको इतने अच्छे तरीके से बता दूंगा कि आपके माइंड में ही सेट हो जाएगा, आपको याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। 8वां नंबर प्रश्न कह रहा है आप सभी का दोस्तों बादशाह खान या सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। यानी कि बादशाह खान या सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो ए ऑप्शन है सर सैयद अहमद खान, बी ऑप्शन है खान अब्दुल गफ्फार खान, सी ऑप्शन है महात्मा गांधी, डी ऑप्शन है आगा खान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आप सभी का बी नंबर ऑप्शन खान अब्दुल गफ्फार खान। क्या होगा दोस्तों? बी नंबर ऑप्शन खान अब्दुल गफ्फार खान। यानी कि जब आपसे पूछे दोस्तों कि बादशाह खान या सीमांत गांधी के नाम से हम किसे जानते हैं तो आपका जवाब होगा खान अब्दुल गफ्फार खान। क्या होगा दोस्तों? खान अब्दुल गफ्फार खान। आई होप कि दोस्तों आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अगले नंबर प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है 9वां नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है कि किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? यानी कि महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे तो आखिर कौन अनुरोध किए थे चंपारण आने के लिए? क्योंकि दोस्तों चंपारण के किसानों पर 3 कठिया प्रणाली लगाया गया था। कितना कठिया? 3 कठिया प्रणाली लगाया गया था किसानों पे। यानी कि उनको 3 कट्ठा में नील की खेती करना पड़ता था। और जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि नील एक ऐसा फसल है जिससे मिट्टी की उर्वरता शक्ति घट जाती है, यानी कि मिट्टी की उपजाऊ शक्ति घट जाती है। इससे लोग किसान परेशान हो गए थे और फूट फूट कर रोने लगे थे, क्योंकि
उनको आत्महत्या जैसी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। यानी कि अंग्रेज किसानों पे अत्याचार कर रहे थे चंपारण में। तो आखिर वह रहनुमा, या रहनुमा ही कहें कि आखिर वह हीरो आखिर कौन था जो महात्मा गांधी को वहाँ बुलाए थे कि नहीं देखिए कि अत्याचार कर रहे हैं। तो ए नंबर ऑप्शन है राजकुमार शुक्ल, बी नंबर ऑप्शन है अनुग्रह नारायण सिन्हा, सी ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, डी ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आप सभी का ए नंबर ऑप्शन राजकुमार शुक्ल। यानी कि राजकुमार शुक्ल ही वह नायक थे जिन्होंने किसानों की स्थिति को देखा और महात्मा गांधी को बुलाकर चंपारण में भेजा और वहाँ महात्मा गांधी आए और अंग्रेज़ों ने तीन कठिया प्रणाली को वापस लिया और तो और किसानों पे जो 25% अतिरिक्त कर लगाया जाता था उसे भी अंग्रेज़ों ने माफ़ किया मजबूरन। यही महात्मा गांधी देखिए दोस्तों, सर्वप्रथम महात्मा गांधी जब भारत आए तो सत्याग्रह का नारा लगाए थे। तो और दोस्तों यहाँ से आपका एक वीवीआई प्रश्न खत्म होता है, नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट वीवीआई दोस्तों है। यह भी क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई है, इसे आप दिमाग में सेट कर लीजिएगा। 10वें नंबर प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। 10वां नंबर प्रश्न कह रहा है, 10वां नंबर प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जब हो रहा था तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो ए नंबर ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, बी नंबर ऑप्शन है लॉर्ड इरविन, सी नंबर ऑप्शन है लॉर्ड चैम्सफोर्ड, डी नंबर ऑप्शन है लॉर्ड मिंटो। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों आप सभी का? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका लॉर्ड इरविन। क्या होगा दोस्तों? लॉर्ड इरविन। यानी कि जब पूछे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था तो आपका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड इरविन। क्या होगा दोस्तों? लॉर्ड इरविन। आई होप कि दोस्तों आप इसे समझ चुके होंगे। अगले नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 11वां नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है कि किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन किया गया था? यानी कि आखिर अंग्रेज ऐसा कौन सा कानून लाए थे जिसके विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन किया था? और दोस्तों हम जानते हैं जलियांवाला बाग कहाँ है, तो पंजाब के अमृतसर में है। कहाँ है? पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग स्थान है। और दोस्तों किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन किया था इसे हमको बताना है। तो ए नंबर ऑप्शन है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, बी नंबर ऑप्शन है भारत सरकार, सी नंबर ऑप्शन है रॉलेक्ट एक्ट, डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आप सभी का सी नंबर ऑप्शन रॉलेक्ट एक्ट। क्या हो जाएगा दोस्तों? सी नंबर ऑप्शन रॉलेक्ट एक्ट। क्योंकि दोस्तों देखिए इसे काला कानून भी कहा गया था। इस कानून के तहत ना अपील, ना दलील, ना वकील की आवश्यकता होती थी। सिर्फ शक और संदेह के आधार पर भारतीयों को जेल में बंद कर दिया जाता था और अत्याचार किया जाता था, शोषण किया जाता था। ये सब कॉन्सेप्ट वीडियो मैंने बना के प्लेलिस्ट पे डाला हुआ है दोस्तों, आप इसे अवश्य देख लीजिएगा। क्योंकि हमें जब पता ही है कि भारत में राष्ट्रवाद से आता है तो क्यों ना इसका कॉन्सेप्ट वीडियो, ऑब्जेक्टिव वीडियो सभी हम देख ले ताकि हमें कोई दिक्कत न हो। अगले नंबर प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है, अगले नंबर प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है 12वां नंबर प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? देखिए दोस्तों ये बहुत बार प्रश्न आ चुका है परीक्षा में। यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? यानी कहने का तात्पर्य है कि आखिर सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 1930 दांडी। यानी कि 1930 को सविनय अवज्ञा शुरू हुआ था और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो दांडी यात्रा से। किस यात्रा से दोस्तों? तो दांडी यात्रा से। इसे आपको दोस्तों याद रखना है। यह मोस्ट वीवीआई 2025 में पूछे जाने की इसकी संभावना है दोस्तों। इसको आपको याद करना है। याद क्या करना है दोस्तों? माइंड में सेट करना है। बस देखिए दोस्तों याद करने मैं जो कहता हूँ आपको याद करना है, इसका मतलब है कि आपको माइंड में सेट करना है।
यानी दोस्तों हमें रटना नहीं है, सिर्फ हमें ज्ञात में रखना है कि नहीं इसका ये होगा। तो अगले नंबर प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न आप सभी का क्या रहा है, 13वां नंबर प्रश्न कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और संस्थापक कौन थे। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो एक पार्टी है दोस्तों, आप जानते होंगे कि स्थापना कब और संस्थापक कौन थे। देखिए दोस्तों, कोई भी पार्टी होती है या कोई भी कार्य होता है तो उसके एक संस्थापक होते हैं। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और संस्थापक कौन थे। यानी हमें बताना है कि आखिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी और इसकी स्थापना किसने किए थे। तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों आपका हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। बी नंबर ऑप्शन 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कब हुई थी दोस्तों, 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कब हुई थी दोस्तों, 1885 को। और किसने की थी इसकी स्थापना दोस्तों, तो ए.ओ. ह्यूम। यानी कि दोस्तों जब आपसे पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और संस्थापक कौन थे, तो 1885 में इसकी स्थापना हुई थी और ए.ओ. ह्यूम इसके संस्थापक थे। इसे दोस्तों आपको याद रखना है। आई होप कि दोस्तों आप इसे समझ चुके होंगे। अगले नंबर प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ। बंगाल का विभाजन कब हुआ, तो इसका सही जवाब ए नंबर ऑप्शन है 1855, बी नंबर ऑप्शन है 1857, सी नंबर ऑप्शन है 1905, डी नंबर ऑप्शन है 1911। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका सी नंबर ऑप्शन 1905। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है यह दोस्तों। 14वां नंबर प्रश्न, बंगाल का विभाजन कब हुआ था। जब आपसे पूछे तो आप आंसर दीजिएगा 1905। क्या होगा दोस्तों, 1905। इसे आपको याद रखना है। अगले नंबर प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है आप सभी का, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना। यानी कि नमक कानून जो था उसको तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, बी नंबर ऑप्शन दांडी होगा। यानी कि नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना, तो दांडी। कौन सा स्थान, तो दांडी। इसे आपको याद रखना है दोस्तों। अगले नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 16वां नंबर प्रश्न कह रहा है आप सभी का, तीन कठिया प्रणाली किस पर लागू थी। यानी कि दोस्तों मैं बताया था आपको, तो तीन कठिया प्रणाली किस पे लागू थी दोस्तों। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, तो दोस्तों चाहे तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू होता है। तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, किसानों पर। यानी तीन कठिया प्रणाली किस पे लागू होता है दोस्तों, तो किसानों पर। अगले नंबर प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। 17वां नंबर प्रश्न कह रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या है। यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 को महात्मा गांधी चलाए थे, उसका प्रसिद्ध नारा क्या है, यही पूछ रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, करो या मरो। यानी कि ऐसी सिचुएशन आ गई थी 1942 में कि महात्मा गांधी ने सोचा कि नहीं, भारत छोड़ो आंदोलन चलाते हैं जिसमें करो या मरो का नारा देंगे। यानी कि अब हमें आज़ादी चाहिए ही चाहिए। यही इस आंदोलन का मुख्य कार्य था। तो आई होप कि दोस्तों आप इसे समझ चुके होंगे। 18वां नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 18वां नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है कि गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था। यानी कि दोस्तों गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था। ए नंबर ऑप्शन है चंपारण में, बी नंबर ऑप्शन है खेरा में, सी नंबर ऑप्शन है अहमदाबाद में, डी नंबर ऑप्शन है कलकत्ता में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका ए नंबर ऑप्शन चंपारण में। यानी कि सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया गया था, तो चंपारण में। कहाँ किया गया, चंपारण में। आई होप कि दोस्तों आप इसे समझ चुके होंगे। अगले नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। अगला नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है कि किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपने केसरी हिंद की उपाधि त्याग दी। यानी कि अंग्रेजों द्वारा आखिर ऐसी कौन सी घटना कर दी गई थी जिससे महात्मा गांधी आहत होकर अपनी केसरी
हिंद की उपाधि त्याग दिए थे। तो केसरी हिंद की उपाधि त्याग दिए थे। तो ए नंबर ऑप्शन है चौरी चौरा कांड, बी नंबर ऑप्शन है जलियांवाला बाग हत्याकांड, सी नंबर ऑप्शन है गांधी इरविन पैक्ट, डी नंबर ऑप्शन है किसान आंदोलन। तो इसे आपको याद रखना है दोस्तों, इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड। यानी कि 1919 में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था पंजाब के अमृतसर में, यानी कि रॉलेट एक्ट जो अंग्रेज लगाए थे उसके विरोध में एक शांतिपूर्ण सभा थी जिसमें जनरल डायर के द्वारा गोली बरसा दिया गया था। उसमें हजारों हजार भारतीयों की जान चली गई थी। इसलिए महात्मा गांधी इससे आहत होकर केसरी हिंद की उपाधि वापस कर दिए थे। तो अगले नंबर प्रश्न की ओर दोस्तों आते हैं। 20वां नंबर प्रश्न आप सभी का आ रहा है दोस्तों। 20वां नंबर प्रश्न को जानने से पहले दोस्तों 19वें नंबर प्रश्न से एक क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है कि महात्मा गांधी को केसरी हिंद की उपाधि कब दी गई थी। यानी कि दोस्तों महात्मा गांधी को केसरी हिंद की उपाधि कब दी गई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका 1915। कब होगा दोस्तों? तो 1915। यदि दोस्तों आपको बोर्ड परीक्षा में पूछ दिया जाए कि केसरी हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को कब दी गई थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 1915। क्या होगा दोस्तों? 1915। और दोस्तों मैं जो आपको अलग से क्वेश्चन बता रहा हूँ वो भी मोस्ट वीवीआई प्रश्न है बोर्ड परीक्षा के लिए और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। दोस्तों देखिए भारत में राष्ट्रवाद में पहले ही कह चुका हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों देखिए ये सब जो मैं क्वेश्चन आपको करा हूँ ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन आप आगे भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे। देखिए दोस्तों इंडिया का सबसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है यूपीएससी जैसे परीक्षा में आपको ऐसे प्रश्न पूछ दिए जाते हैं, इसलिए आपको याद रखना है दोस्तों। अगले नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। अगला नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है 20वां नंबर प्रश्न कि चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्न में से किस आंदोलन को बंद कर दिया। यानी कि चौरी चौरा जो कांड हुआ था उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में, उसके बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को बंद कर दिया था। तो ए नंबर ऑप्शन है दोस्तों खिलाफत आंदोलन, बी नंबर है ऑप्शन दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी नंबर ऑप्शन है दोस्तों असहयोग आंदोलन, डी नंबर ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आप सभी का असहयोग आंदोलन। यानी कि दोस्तों जो महात्मा गांधी 1920 से लेके 1922 तक असहयोग आंदोलन चलाए थे, यानी 1920 में शुरू किए थे और 1922 तक चलाए थे, लेकिन 1922 में जब चौरी चौरा कांड हुआ उसके बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था। किस आंदोलन को बंद कर दिया था? तो असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था। आई होप कि दोस्तों आप इसे समझ चुके होंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है 21वां नंबर प्रश्न कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था। यानी कि दोस्तों 1919 ईस्वी में पंजाब के अमृतसर में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसकी जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था। ए ऑप्शन है हंटर समिति, बी ऑप्शन है डायर समिति, सी ऑप्शन है मॉन्टेग्यू समिति, डी ऑप्शन है चेम्सफोर्ड समिति। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आप सभी का हंटर समिति। यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों पर जो अनेक शोषण किए जा रहे थे उस पर एक कहे तो घिनौना कार्य था, क्योंकि इसमें हजार लोगों की मौत हो गई थी। क्योंकि उस समय अंग्रेजों का राज था तो इसलिए सरकारी गवाही अंग्रेज दिलवा दिए और बोले कि नहीं 369 लोग ही मरे हैं, लेकिन मरने वालों की संख्या हजारों से भी अधिक थी दोस्तों। इसे आपको याद रखना है दोस्तों। तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था
तो सरकार ने किस समिति का गठन किया था इसके जांच के लिए? तो हंटर समिति। किस समिति? हंटर समिति। यह दोस्तों मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षा के लिए भी, आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी। इसे दोस्तों आपको याद रखना है। अगले नंबर प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। अगले नंबर प्रश्न की ओर आने से पहले मैं दोस्तों आप सभी को यह कहना चाहता हूँ, क्योंकि दोस्तों देखिए भारत में राष्ट्रवाद यानी कि इससे तो हमको नंबर मिलेगा ही मिलेगा, मैं जैसा बता चुका हूँ, इससे ही आता है प्रश्न। आगे भी हमको लाभ मिलेगा ही मिलेगा प्रतिस्पर्धा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, जब हम किसी प्रतिस्पर्धा में भाग लेंगे तो आपको लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन हमें कुछ जानने को भी मिलेगा कि आखिर भारत आज़ाद कैसे हुआ, भारत में आखिर राष्ट्रवाद कैसे फैला, तो इसे हमें जानने को मिलेगा। और हमें जानने को मिलेगा कि महात्मा गांधी आखिर कैसी परिस्थितियों से गुजरकर सुभाष चंद्र बोस, भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, श्री बाबू आदि कैसे आखिर हमारे लिए, हमारे कल के लिए, हमारे आज़ादी के लिए कितने संघर्ष किए, तो इसे हमें जानने को मिलेगा। तो इसे दोस्तों देखिए जो अपने से जुड़ा हो उस चीज़ को पढ़ने में भी मज़ा आता है। तो 22वें नंबर प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। 22वां नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है, 22वां नंबर प्रश्न कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक आरएसएस की स्थापना कब और किसने की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। 1925 ईस्वी में दोस्तों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी दोस्तों? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की। कब हुई थी दोस्तों? तो 1925 ईस्वी को। और इसकी स्थापना किसने की थी दोस्तों? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा केवी हेडगेवार। जैसा कि मैंने दोस्तों इस वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ, तो इसकी स्थापना किसने की थी? केवी हेडगेवार। तो अगले नंबर पर दोस्तों मुझसे एक क्वेश्चन कन्फ्यूज़न में मिस हो गया था, वहाँ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी था, इसलिए यह नहीं होगा। तो अगले नंबर पर से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना दोस्तों, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की भी स्थापना 1925 में ही हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? तो 1925 को ही हुई थी। लेकिन उसकी स्थापना किसने की थी दोस्तों? मैंने वहाँ भी केवी हेडगेवार बोला था, लेकिन इसका गलत आंसर है दोस्तों। इसलिए मैं बोलता हूँ कन्फ्यूज़न में नहीं पढ़ना है, कन्फ्यूज़न जो है उसे हमें कन्फर्मेशन में बदलना है। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो एम.एन. राय। किसने की थी दोस्तों? एम.एन. राय। यानी कि जब पूछे कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो एम.एन. राय। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसने की थी? तो केवी हेडगेवार। किसने की थी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना? तो केवी हेडगेवार। आई होप कि दोस्तों आप कंफर्म हो चुके होंगे। अगले नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। अगला नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है 23वां नंबर प्रश्न कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था? यानी कि सिपाही विद्रोह जो हुआ था आखिर किस ईस्वी को हुआ था, कब हुआ था? ए नंबर ऑप्शन है 1855, बी नंबर ऑप्शन है 1857, सी नंबर ऑप्शन है 1885, डी नंबर ऑप्शन है 1887। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 1857। बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यानी दोस्तों आपको बोर्ड परीक्षा में पूछ दिया जाए कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 1857। कब हुआ था दोस्तों? 1857। इसे आपको याद रखना है। 24 नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है दोस्तों, फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई? यानी कि फूट डालो और राज करो, यानी कि एक दूसरे को लड़ाओ और स्वयं शासन करो की नीति किसने अपनाई थी दोस्तों? तो ए ऑप्शन है अंग्रेजों ने, बी ऑप्शन है पारसियों ने, सी ऑप्शन है मुसलमानों ने, डी ऑप्शन है पंजाबियों ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आप सभी का ए नंबर ऑप्शन अंग्रेजों ने। यानी कि अंग्रेज हमारे भारत में आए और फूट डालो और राज करो की नीति को अपनाकर राज करने लगे। इसे आपको दोस्तों याद रखना है। 25वें नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 25वां नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है
25वां नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है दोस्तों, 25वां नंबर प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बी नंबर ऑप्शन, उमेश चंद्र बनर्जी। उमेश चंद्र बनर्जी। इसमें दोस्तों दो तरीके से क्वेश्चन पूछता है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। जब पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जब पूछे तब होगा उमेश चंद्र बनर्जी। जब पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे तब होगा उमेश चंद्र बनर्जी। लेकिन इसी में जब पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक या स्थापना करने वाले कौन थे तब होगा ए.ओ. ह्यूम। क्या होगा दोस्तों? ए.ओ. ह्यूम। इसे दोस्तों आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है, देखिए दोस्तों हम जो प्रश्न आपको लेकर आए हैं वो सजेस्टेड क्वेश्चन है जो विगत वर्षों में पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। और लेकिन मैं जो सजेस्टेड कर रहा हूँ आपको VVI लिख रहा हूँ वो प्रश्न 25 के लिए है जो आएगा ही आएगा। 26 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। 26 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जलियांवाला हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? यानी कि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड था किस तिथि को हुआ था? तो ए ऑप्शन है 13 अप्रैल 1919, बी ऑप्शन है 14 अप्रैल 1919, सी ऑप्शन है 15 अप्रैल 1919, डी ऑप्शन है 16 अप्रैल 1919। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आप सभी का ए नंबर ऑप्शन 13 अप्रैल 1919। यानी कि जब पूछे जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था तो 13 अप्रैल 1919। क्या होगा दोस्तों? 13 अप्रैल 1919। आई होप कि दोस्तों आप इसे समझ चुके होंगे या आपके माइंड में सेट हो चुके होंगे। अब आपके पास कन्फ्यूजन नहीं है। तो अगले नंबर प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है, अगला नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है दोस्तों कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? यानी कि दोस्तों गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? तो ए ऑप्शन है 1895, बी ऑप्शन है 1900, सी ऑप्शन है 1915, डी ऑप्शन है 1916। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है, कहीं कहीं कुछ आंसर रहता है और कहीं कहीं कुछ आंसर रहता है। लेकिन आपको दोस्तों याद रखना है इसका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 1915। और दोस्तों देखिए आप कंफ्यूज मत होइएगा, 1916 नहीं होगा, 1915 ही होगा। क्या होगा दोस्तों? 1915। यानी जब पूछे साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई थी तो 1915। क्या होगा दोस्तों? 1915। और इसी में जब पूछे दोस्तों कि गांधी जी ने सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कब की थी, सत्याग्रह आश्रम, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। जब पूछे कि गांधी जी ने सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कब की थी तो क्या होगा दोस्तों? 1917। क्या होगा दोस्तों? 1917। इस दोनों क्वेश्चन को आपको याद रखना है दोस्तों। और दोस्तों मैं जो अलग से आपको क्वेश्चन बताता हूँ चाहे तो आप उसे लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। याद क्या कर सकते हैं दोस्तों? ज्ञात रख सकते हैं। मैं पहले हर वीडियो में कहता हूँ हमें रटना नहीं है, हमें सिर्फ ज्ञात रखना है, माइंड में सेट रखना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, बेसिक टू एडवांस पढ़ना है। तो आइए 28 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। 28 नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? ए नंबर ऑप्शन है मैसूर, बी नंबर ऑप्शन है शिमला, सी नंबर ऑप्शन है कश्मीर, डी नंबर ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका ए नंबर ऑप्शन मैसूर। यानी टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो मैसूर के। और दोस्तों इसी में क्वेश्चन पूछता है कि जैकोबिन क्लब की स्थापना किसने की थी? जैकोबिन क्लब यानी कि यह दोस्तों एक सीक्रेट सोसाइटी थी दोस्तों। यह हमने यूरोप में राष्ट्रवाद में कवर किए हैं दोस्तों। आप सोचेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद आप कहाँ से आ गया? दोस्तों यह भारत में राष्ट्रवाद में भी भूमिका निभाए थे, लेकिन यूरोप में राष्ट्रवाद में इसमें हमने कॉन्सेप्ट वीडियो में इसे बताया है। और दोस्तों भारत में राष्ट्रवाद के भी हम कॉन्सेप्ट वीडियो बना चुके हैं। आप ज़रूर हमारे प्लेलिस्ट से एक बार ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि आपको वहाँ पढ़ने के बाद फिर उसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यानी सारे टेंशन ख़त्म। तो यानी कि दोस्तों टीपू सुल्तान
यानी टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो मैसूर के। कहाँ के शासक थे दोस्तों? तो मैसूर के। और जब मैं पहले भी बोला कि जब पूछे कि जैकोबिन क्लब की स्थापना किसने की थी दोस्तों, तो टीपू सुल्तान ने। किसने की थी दोस्तों? तो टीपू सुल्तान ने। जब पूछे जैकोबिन क्लब की स्थापना किसने की, तब होगा टीपू सुल्तान। आई होप कि दोस्तों आप इसे समझ चुके होंगे। अगले नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। अगला नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है, अगले नंबर प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। यह दोस्तों क्वेश्चन VVI प्रश्न है, आपको इसे याद करना है। यह 2025 में आ सकता है। VVI प्रश्न है दोस्तों, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? यानी कि ब्रह्म समाज, आर्य समाज, यानी कि दोस्तों जो एक समाज की स्थापना करने वाले एक आदर्शपूर्ण व्यक्ति होते हैं, ठीक उसी प्रकार पूछ रहा है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। तो ए ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, ए ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, बी ऑप्शन है बी नंबर ऑप्शन, ए नंबर ऑप्शन है राजा राम मोहन राय। यानी कि दोस्तों पूछ रहा है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। तो ए ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, बी नंबर ऑप्शन है आपका दयानंद सरस्वती, सी नंबर ऑप्शन है विवेकानंद, डी ऑप्शन है रामकृष्ण परमहंस। यानी डी नंबर ऑप्शन है रामकृष्ण परमहंस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों क्या? राजा राम मोहन राय। और दोस्तों देखिए इसका तो जवाब हो जाएगा राजा राम मोहन राय। यानी जब ब्रह्म समाज की स्थापना पूछे तो राजा राम मोहन राय। क्या होगा दोस्तों? राजा राम मोहन राय। लेकिन जब आर्य समाज की स्थापना पूछे कि आर्य समाज की स्थापना किसने की, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका दयानंद सरस्वती। यानी जब आर्य समाज पूछे तो क्या होगा? दयानंद सरस्वती। इसे आपको याद रखना है। अगले नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। अगला नंबर, तो दोस्तों 30वें नंबर प्रश्न की ओर हम आ रहे हैं। 30वां नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है। 30वां नंबर प्रश्न, वेदों की और लौटो का नारा किसने दिया था? यानी कि दोस्तों कहने का तात्पर्य है कि वेदों की और लौटो, यानी कि दोस्तों जैसा कि आप जान रहे हैं कि धीरे धीरे युग खराब होते जा रहा है। तो यहाँ जो युग खराब होते जा रहा है के कहने का मतलब है, कभी सतयुग होता था तो अब आ रहा है कलयुग। तो यानी कि कलयुग जो ऐसा युग है जो खराब की श्रेणी में रखा जाता है। तो इसलिए किन्हीं महान व्यक्तियों ने कहा कि वेदों की ओर लौटो। तो यही पूछ रहा है इस प्रश्न में कि वेदों की ओर लौटो का नारा आखिर दिया किसने था? तो ए नंबर ऑप्शन है आप सभी का दयानंद सरस्वती, बी नंबर ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, सी ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, डी ऑप्शन है रामकृष्ण परमहंस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आप सभी का, इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? तो आप सभी का सही जवाब हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन स्वामी विवेकानंद। यानी कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था दोस्तों? तो स्वामी विवेकानंद। क्या होगा दोस्तों? स्वामी विवेकानंद। इसे आपको याद रखना है। याद रखने का मतलब मेरे दोस्तों कि माइंड में सेट रखना है। अगले नंबर प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है आप सभी का, 31वां नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है दोस्तों, हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? यानी कि हिंद स्वराज जो एक पुस्तक है वह किसके द्वारा लिखी गई है? तो ए नंबर ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक द्वारा, बी नंबर ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा, सी नंबर ऑप्शन है लाला लाजपत राय द्वारा, डी नंबर ऑप्शन है मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो हमारे महात्मा गांधी ने लिखी है। तो यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी मोहनदास करमचंद गांधी, यानी महात्मा गांधी इनका पूरा नाम है। यानी मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी का पूरा नाम है। यानी कि हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी दोस्तों? तो महात्मा गांधी ने लिखी। तो आई होप कि दोस्तों आपके दिमाग में क्वेश्चन सेट हो रहे होंगे। अगले नंबर प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न 32वां नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है कि 32वां नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? यानी कि पूर्ण स्वराज दोस्तों आप जानते होंगे कि जब प्रथम विश्व युद्ध में
अंग्रेज बोले कि आप यदि भारतीयों को बोले कि आप यदि हमारी मदद करेंगे प्रथम विश्व युद्ध में। और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि यूरोप में प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था यूरोप के देशों में, तो अंग्रेज़ों ने कहा कि यदि आप हमारा प्रथम विश्व युद्ध में मदद करेंगे तो हम आपको पूर्ण स्वराज घोषित कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तब भारतीयों में यह आक्रोश फैला कि नहीं, अब हमें स्वयं ही पूर्ण स्वराज प्राप्त करना होगा। तो कांग्रेस पार्टी के द्वारा इसे एक अधिवेशन में रखा गया, वार्षिक अधिवेशन में रखा गया। तो वही पूछा जा रहा है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में रखा गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 1929 लाहौर, यानी कि 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का मांग रखा गया था। इसे दोस्तों आपको याद रखना है। अगले नंबर प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है 33वां नंबर प्रश्न कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस विशेष अधिवेशन में पारित हुआ था? यानी कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो ए ऑप्शन है सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन, बी ऑप्शन है अक्टूबर 1920 अहमदाबाद अधिवेशन, सी नंबर ऑप्शन है नवंबर 1920 फैजपुर अधिवेशन, डी नंबर ऑप्शन है सितंबर 1920 नागपुर अधिवेशन। तो इसका सही जवाब हो जाए तो दोस्तों 32वें नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आप सभी का 1929 लाहौर अधिवेशन, यानी कि पूर्ण स्वराज का मांग किस अधिवेशन में रखा गया था? तो लाहौर अधिवेशन में। चूँकि दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को यह वादा किया गया था कि यदि आप प्रथम विश्व युद्ध में हमारी मदद करेंगे तो हम आपको पूर्ण स्वराज वापस कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसलिए भारतीय आत्मनिर्भर होकर स्वयं पूर्ण स्वराज की मांग करना शुरू कर दिए थे, जो कि कांग्रेस के द्वारा एक वार्षिक अधिवेशन में किया गया था। तो किस वार्षिक अधिवेशन में किया गया था? तो 1929 लाहौर अधिवेशन में। इसे आप दोस्तों समझ चुके होंगे। अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है 33वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि 33वां नंबर प्रश्न कह रहा है आप सभी का दोस्तों 33वां नंबर प्रश्न कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस विशेष अधिवेशन में पारित हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सितंबर 1920 कलकत्ता, यानी कि असहयोग आंदोलन जो 1920 से 1922 तक चला था, यानी कि वह कांग्रेस के किस प्रस्ताव में पारित हुआ था? तो सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन में। और दोस्तों हम जानते हैं कि भारतीयों को एक संस्था की आवश्यकता थी, इसलिए कांग्रेस एक पार्टी का गठन किया गया था जिससे भारतीय अपनी मांगों को रखते थे। तो उसी मांग में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया था। जब आपसे पूछे कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कब रखा गया था, तो आप बेझिझक बताइएगा सितंबर 1920 कलकत्ता। क्या होगा दोस्तों? सितंबर 1920 कलकत्ता। आई होप कि दोस्तों आप समझ चुके होंगे। अगले नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। अगला नंबर प्रश्न 34वां नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह कब हुआ था दोस्तों? ए नंबर ऑप्शन है 1916, बी नंबर ऑप्शन है 1917, सी नंबर ऑप्शन है 1918, डी नंबर ऑप्शन है 1919। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 1916। रंपा विद्रोह कब हुआ था दोस्तों? तो 1916। इसे आपको याद रखना है। 35 नंबर प्रश्न कह रहा है आप सभी का 35वां नंबर प्रश्न भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना, जैसा कि मैंने दोस्तों आपको बताया, कन्फ्यूज़न हो गया था, लेकिन इसका सही जवाब मैंने आपको बताया था। कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट होना चाहिए, कन्फर्मेशन होना चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए एम एन राय, यानी कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो एम एन राय। इसे दोस्तों आपको याद रखना है। अगला नंबर प्रश्न 36वां नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों, ये मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, परीक्षा के लिए मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, 2025 में पूछे जाने की संभावना है। तो लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था दोस्तों? तो लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था दोस्तों? तो ए नंबर ऑप्शन है 1916, बी नंबर ऑप्शन है 1918, सी नंबर ऑप्शन है 1920, डी नंबर ऑप्शन है 1922। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका 1919। लखनऊ समझौता कब हुआ था दोस्तों? तो लखनऊ समझौता कब हुआ था दोस्तों? तो 1916।
कब हुआ था दोस्तों? 1916। इसे आपको याद रखना है। यदि परीक्षा में पूछे कि लखनऊ समझौता कब हुआ था, लखनऊ समझौता, तो आपको बताना है कि 1916 में हुआ था। 37वां नंबर प्रश्न देखिए, यह मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों। यह प्रश्न मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टिकोण से मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। इसे आपको याद कर लेना है, या परीक्षा में या अगले बोर्ड परीक्षा में 2025 में पूछे जाने की संभावना है, या आगे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यहाँ तक कि मैं बोलता हूँ यूपीएससी में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो क्वेश्चन कहता है आपका दोस्तों, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? तो गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी दोस्तों? तो सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में। यानी कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो लाला हरदयाल ने। तो कब की थी? 1913 में। इसको दोस्तों आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माइंड में सेट कर लेना है, ज्ञात रखना है, सही बनाना है। अगले नंबर प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है कि भारत में खलीफा पद का कब और किस देश के शासक द्वारा किस देश के शासन में शुरू हुआ? यानी कि भारत में खलीफा पद कब और किस देश के शासन में शुरू हुआ था? तो ए नंबर ऑप्शन 1920 तुर्की, बी नंबर ऑप्शन है 1920 अरब, सी नंबर ऑप्शन है 1920 फ्रांस, डी नंबर ऑप्शन है 1920 जर्मनी। तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों आप सभी का हो जाएगा 1920 तुर्की। क्योंकि दोस्तों देखिए, खिलाफत आंदोलन जो था वह अंग्रेजों और तुर्की मुसलमानों के बीच लड़ा गया था, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी और तुर्की लोगों पे अत्याचार किए जा रहे थे, जिसके लिए उनके तुर्कों का एक दो नायक मोहम्मद अली और शौकत अली बंधु जिन्हें कहा जाता है, उन्होंने तुर्की के लिए अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया था, जिन्हें हम खलीफा आंदोलन के नाम से जानते हैं। 39वें नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 39वां नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है दोस्तों, गांधी इरविन समझौता दिल्ली पैक्ट किस वर्ष हुआ था? यानी कि दोस्तों जब सविनय अवज्ञा आंदोलन भारत में हो रहा था, तो उसी के समकालीन दिल्ली पैक्ट हुआ था, जो गांधी और इरविन के बीच एक समझौता हुआ था, जिसे हम दिल्ली पैक्ट के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? दिल्ली पैक्ट। तो इसका ऑप्शन है ए नंबर 1928 में, बी नंबर ऑप्शन है 1929 में, सी नंबर ऑप्शन है 1930 में, डी नंबर ऑप्शन है 1931 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका डी नंबर ऑप्शन 1931 में। यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था 1930 में, लेकिन उसके एक वर्ष बाद दिल्ली पैक्ट हुआ था, गांधी इरविन समझौता हुआ था। यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 1931। तो 40 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों, 40वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत आए थे? यह तो हल्का क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप सभी का सी नंबर ऑप्शन 1915 ईस्वी में। यानी कि क्वेश्चन यदि पूछे दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत आए थे, तो सी नंबर ऑप्शन होगा 1915 ईस्वी में। 41वां नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों, यह क्वेश्चन भी मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों। यह क्वेश्चन 41वां नंबर प्रश्न मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, इसे आपको याद माइंड में सेट करना है। मैं सदैव याद करने का मेरा तात्पर्य है माइंड में सेट करना। तो श्रमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया था दोस्तों? तो ए नंबर ऑप्शन है 1920, बी नंबर ऑप्शन है 1926, सी नंबर ऑप्शन है 1928, डी नंबर ऑप्शन है 1929। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आप सबों का 1929। यानी कि जब दोस्तों परीक्षा में पूछे कि श्रमिक विवाद अधिनियम कब हुआ था, तो 1929। यह दोस्तों अगले साल बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है। 42वां नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है, खलीफा पद की समाप्ति तुर्कों में कब संपन्न की गई थी? यानी कि मैंने दोस्तों बताया, जब खिलाफत आंदोलन चल रहा था तो तुर्कों और अंग्रेजों के बीच युद्ध हुआ था। तो युद्ध हुआ था तो अंग्रेज जीते थे और तुर्की हारा था। तो तुर्की जब हारा था तो अंग्रेज उन पर अत्याचार कर रहे थे, और यह जो युद्ध हुआ था इसके फलस्वरूप तुर्कों के खलीफा पद का विघटन हुआ था। खलीफा पद का विघटन और ओटोमन साम्राज्य का अंत हुआ था। तो वही कहा गया इसमें, खलीफा पद की समाप्ति तुर्कों में कब संपन्न हुई? यानी कि खलीफा पद की समाप्ति जो है तुर्कों में कब संपन्न हुई? तो ए नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 1924 ईस्वी को।
खलीफा पद का विघटन कब हुआ था? तो 1924 ईस्वी को। 43वां नंबर प्रश्न कह रहा है आप सभी का 43वां नंबर प्रश्न, यह क्वेश्चन भी मोस्ट वीवीआई है दोस्तों। इस लेसन में सब क्वेश्चन वीवीआई है दोस्तों। आप सिर्फ इतना ही याद करेंगे तो हिस्ट्री में आपको मैक्सिमम नंबर मिल जाएंगे, और यह क्वेश्चन आपको आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम आएंगे दोस्तों। इसलिए पढ़ाई तो हम करते ही हैं, पढ़ाई तो हर बच्चे करते हैं, लेकिन ट्रिकी वे से पढ़ते हैं टॉपर, और टॉपर माइंड में सेट करते हैं। मैं हर वीडियो में यह बात आपको बताता हूँ। तो 43वां नंबर प्रश्न कर रहा है आप सभी का दोस्तों, बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई? यानी बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? ए नंबर ऑप्शन है 1933, बी नंबर ऑप्शन है 1934, सी नंबर ऑप्शन है 1935, डी नंबर ऑप्शन 1926। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आप सभी का 1934। क्या होगा दोस्तों? 1934। यानी जब बॉम्बे में समाजवादी दल पूछे तो 1934 होगा, और जब समाजवादी पार्टी पूछे तो आप हमारे कमेंट में लिखिएगा कि समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी। ये तो दोस्तों समाजवादी दल है कि यहाँ दिया है समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी, तो 1934। लेकिन आपको बताना है समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी, इसे आपको हमारे कमेंट बॉक्स में बताना है, ताकि हम भी समझें कि हमारे बच्चे भी टॉपर और रैंकर है। 44वां नंबर प्रश्न कर रहा है 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया था? तो 1905 में जो था बंगाल का विभाजन किसने किया था? तो ए नंबर ऑप्शन है लिट्टन ने, बी नंबर ऑप्शन है रिपन ने, सी नंबर ऑप्शन है कर्जन ने, डी नंबर ऑप्शन है इरविन ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा सही जवाब दोस्तों? तो सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा दोस्तों, कर्जन ने। यानी कि 1905 में बंगाल विभाजन किसने किया था दोस्तों? तो कर्जन ने। इसे आपको याद रखना है दोस्तों, क्या होगा दोस्तों? कर्जन ने। अगले नंबर प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। 45वां नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है कि गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? यानी कि जब अंग्रेजी सरकार यह समझ चुकी थी कि नहीं आप भारतीय स्वतंत्रता पूर्ण स्वराज प्राप्त कर ही रहेंगे, तब उन्होंने चाहा कि नहीं गांधी जी को अपने में मिला ले, ताकि देखिए गांधी जी तो जनता का रहनुमा थे, जनता का नेता थे, वही सब बात रखते थे अंग्रेजों के सामने। तो अंग्रेज सोचे कि यदि हम गांधी जी को ही मिला लेंगे तो इन्हें पूर्ण स्वतंत्रता पूर्ण स्वराज आज़ादी नहीं मिल पाएगी, इसलिए गांधी जी को गोलमेज सम्मेलन में बुलाया गया। लेकिन गांधी जी तो गोलमेज सम्मेलन जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन वे सदैव संघर्ष के पथ पर रहते हुए संघर्ष ही करते रहे, लेकिन वो आज़ादी और पूर्ण स्वराज दिलाकर ही गए। ऐसे महान व्यक्ति थे। गांधी जी चाहते तो कैबिनेट में कोई रक्षा मंत्री बन रहे थे, राष्ट्रपति बन रहे थे, प्रधानमंत्री बन रहे थे, तो उनसे पूछा गया कि आप तो महात्मा गांधी कहे कि हमें कुछ नहीं बनना है, सो आप ही सब बनिए। तो उनसे पूछा गया कि आपको जनता किस रूप में याद रखेगी? तो गांधी जी बोले कि मुझे राष्ट्रपिता की उपाधि ही के नाम से ही राष्ट्रपिता की उपाधि उन्हें दी गई, और उन्हीं के नाम से हम उन्हें जानते हैं। ऐसे थे दोस्तों, देखिए वो चाहे तो राष्ट्रपिता भी बन सकते थे, राष्ट्रपति भी बन सकते थे। राष्ट्रपति जो होता है भारत का पहला व्यक्ति होता है, यानी राष्ट्रपति जो होता है देश का पहला व्यक्ति होता है। चाहते तो वो राष्ट्रपति भी बन सकते थे, लेकिन वो बोले कि नहीं हमें राष्ट्रपिता बनना है। क्या बनना है? राष्ट्रपिता। तो ऐसे सोच के थे महात्मा गांधी। तो गांधी जी को किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया गया था, या किस गोलमेज सम्मेलन में वे भाग लिए थे दोस्तों? तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। इसे आपको दोस्तों याद रखना है। अब दोस्तों देखिए 46वां नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है कि आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था? यानी आर्म्स एक्ट मतलब अस्त्र अधिनियम।
वस्त्र अधिनियम किसने लागू किया था दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन लिटिन ने। और जब दोस्तों पूछे कि आर्म्स एक्ट किसने वापस ले लिया था, यहाँ तो दोस्तों पूछ रहा है कि आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था, तो हम कहेंगे लिटन ने। क्या कहेंगे दोस्तों? लिटन ने। और जब पूछे कि आर्म्स एक्ट किसने वापस ले लिया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों रिपन ने। किसने आर्म्स एक्ट वापस ले लिया? रिपन ने। इसे आपको दोस्तों याद रखना है, यह मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। और दोस्तों देखिए, जो आपको एक क्वेश्चन से जो अन्य क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है, मैं जो आपको बता रहा हूँ वह क्वेश्चन भी मोस्ट वीवीआई है, बोर्ड के दृष्टिकोण से और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टिकोण से। तो 47वां नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है, ताना भगत आंदोलन किन आदिवासियों में हुआ था? तो ताना भगत आंदोलन जो हुआ था उरावो में हुआ था। कहाँ हुआ था? उरावो में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? उरावो में। यह क्वेश्चन कभी कभी पूछ दिया जाता है, ताना भगत आंदोलन किस आदिवासियों में हुआ था? उरावो में हुआ था। किस में हुआ था? उरावो में हुआ था। तो 48वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, 48वां नंबर प्रश्न। आप दोस्तों सोच रहे होंगे कि इतना प्रश्न हो गया, 48 गो प्रश्न हो गया, लेकिन दोस्तों देखिए, मैं पहले ही कहता हूँ कॉन्सेप्ट अगर माइंड में सेट है तो उससे हम कई प्रश्न बना सकते हैं, यानी कि कॉन्सेप्ट बस होना चाहिए। ऐसे तो देखिए दोस्तों, यदि कोई प्रश्न को हम रटने लग जाएंगे तो वो बोझ हो जाएगा, लेकिन किसी को एक बार माइंड में सेट कर लेंगे तो 48 हो जाए, लाख हो जाए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि माइंड में सेट होना चाहिए, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। 48वां नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है, भारतीय स्वाधीनता समिति 1914 की स्थापना कहाँ की गई थी? यानी भारतीय स्वाधीनता समिति एक बनाई गई थी 1914 ईस्वी में, उसकी स्थापना कहाँ की गई थी? यानी इस समिति की स्थापना किस स्थान पे की गई थी? तो ए नंबर ऑप्शन है काबुल में, बी नंबर ऑप्शन है पेशावर में, सी नंबर ऑप्शन है जर्मनी में, डी नंबर ऑप्शन है कनाडा में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आप सभी का सी नंबर ऑप्शन जर्मनी में। यह दोस्तों बहुत ही मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, 2025 में यह पूछा जाने वाला प्रश्न है, मोस्ट वीवीआई। यानी कि भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना कहाँ हुई थी? तो जर्मनी में हुई थी। कहाँ हुई थी? जर्मनी में। इसे दोस्तों आपको याद रखना है। 49वें नंबर प्रश्न की ओर आते हैं, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किस वर्ष की? यानी कि जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किस वर्ष की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आप सभी का 1928। यह भी दोस्तों मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न। यह क्वेश्चन 49वां नंबर प्रश्न, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किस वर्ष की थी? तो 1928 में। कब की थी? 1928 में। और दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन और क्रिएट हो रहा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? यानी कि फॉरवर्ड ब्लॉक जो है उसकी स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। तो ऐसे प्रश्न है दोस्तों, तो आपको माइंड में सेट हो रहे हैं तो सेट हो ही रहे हैं। यदि आपको अलग से जो मैं बता रहा हूँ चाहे तो आप लिख सकते हैं और दिमाग में सेट कर सकते हैं। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। और कब की थी? तो 1939 में। यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी? 1939 में। इसे आपको याद रखना है दोस्तों। अगले नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। अगला नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है, 50वां नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है, गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किया? यानी कि गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किया दोस्तों? इसे आपको बताना है। इसका सही जवाब जो है दोस्तों आप सभी का हो जाएगा, इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों गांधी जी ने जो नमक कानून भंग किया था वो किस तिथि को भंग किया था? यही 50वें नंबर प्रश्न कहना चाहता है। ए नंबर ऑप्शन है 2 मार्च 1930, बी नंबर ऑप्शन है 6 अप्रैल 1930 को, सी नंबर ऑप्शन है 12 मार्च 1930 को, डी नंबर ऑप्शन है 25 मई 1930 को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आप सभी का 6 अप्रैल 1930 को। यानी कि गांधी जी ने नमक कानून कब भंग किया था? तो 6 अप्रैल 1930 को। कब किया था? 6 अप्रैल 1930 को। इसे आपको याद रखना है। 51 नंबर प्रश्न कह रहा है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की?
यानी कि गांधी जी ने दांडी यात्रा की स्थिति को आरंभ की। तो इसे दोस्तों आपको याद रखना है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है बोर्ड परीक्षा के लिए और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए दोस्तों। तो गांधी जी ने दांडी यात्रा की स्थिति को आरंभ की, तो सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 12 मार्च 1930। 12 मार्च 1930 इसे दोस्त को आपको याद रखना है। आई होप कि दोस्तों आप इसे समझ चुके होंगे, माइंड में सेट हो चुके होंगे सभी प्रश्न। 52 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। 52 नंबर प्रश्न कर रहा है आप सभी का कि किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया, यानी किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया। तो दोस्तों देखिए, पूर्ण स्वतंत्रता यानी रिपब्लिक, यानी किस तिथि को भारत रिपब्लिक हुआ था। तो ऐसे तो दोस्तों हम जानते हैं 26 जनवरी 1950 संविधान निर्माण हो गया, लेकिन दोस्तों देखिए 26 जनवरी 1930 ईस्वी, जो बी नंबर ऑप्शन है आपका सही हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। 26 जनवरी 1930 ईस्वी को ही यह पूर्ण रूप से उजागर हो गया था कि नहीं, हमारा एक संविधान बनेगा, हमारे संविधान का एक प्रारूप तैयार होगा जिसके अध्यक्ष अम्बेडकर जी होंगे। जानते हैं दोस्तों कि संविधान कितने समय में बना था? 2 साल 11 महीना 18 दिन, यानी लगभग 3 साल, लेकिन कन्फर्मेशन के लिए 2 साल 11 महीना 18 दिन। इसे आपको दोस्तों याद रखना है, जीके जीएस है। अगले नंबर प्रश्न क्या आते हैं दोस्तों। 53 नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी, यानी गांधी जी जो थे असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब किए थे। तो इसका सही नंबर जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आप सभी का, ए नंबर ऑप्शन है 1 मार्च 1920, बी नंबर ऑप्शन है 1 मई 1920, सी नंबर ऑप्शन है 1 अगस्त 1920, डी नंबर ऑप्शन है 1 सितंबर 1920। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 1 अगस्त 1920। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब किए थे? तो 1 अगस्त 1920। 54 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 54 नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है 1911 में बंगाल विभाजन किसने वापस लिया, यानी कि 1911 में जो बंगाल विभाजन हुआ था उसको किसने वापस लिया। तो ये ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, बी नंबर ऑप्शन है लॉर्ड हार्डिग, यानी कि ए नंबर ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, बी नंबर है लॉर्ड हार्डिंग, सी नंबर ऑप्शन है लॉर्ड लिटन, डी नंबर ऑप्शन है लॉर्ड रिपेन। यानी कि दोस्तों 1911 में बंगाल विभाजन किसने वापस लिया, तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, लॉर्ड हार्डिंग, यानी कि लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में बंगाल विभाजन वापस लिया। इसे दोस्तों आपको याद रखना है। अगले नंबर प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। 55 नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी, यानी गांधी जी को, या ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा किसने संबोधित किया, या गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी। तो जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं इसका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने दी दोस्तों? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। आई होप कि दोस्तों सारे क्वेश्चन माइंड में सेट हो रहे होंगे। और दोस्तों देखिए, आप मत सोचिए कि ये 55 प्रश्न आप पढ़ चुके हैं, ये मत सोचिए, ये सोचिए कि हम ज्यों आगे बढ़ रहे हैं, यानी इस वीडियो में, यानी कि हिस्ट्री का टेंशन हमारा ख़त्म हो रहा है, कन्फ्यूज़न ख़त्म हो रहा है। यानी कि इस वीडियो को पढ़ने के बाद आपको कुछ चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यानी हिस्ट्री का मैक्सिमम आपको नंबर आएगा ही आएगा, और इसी वीडियो से आएगा दोस्तों, आप इतना वादा रखिए। 56वां नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे। तो स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो स्वराज दल के अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। कौन थे दोस्तों? मोतीलाल नेहरू। और सचिव कौन थे दोस्तों? चित्तरंजन दास। सचिव कौन थे? चित्तरंजन दास। यानी अध्यक्ष पूछे तो मोतीलाल नेहरू और सचिव पूछे चित्तरंजन दास। 57 नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है दोस्तों कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किस कार्य से किया, यानी गांधी जी जो थे सविनय अवज्ञा आंदोलन
का आरंभ किस कार्य से किए थे? जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था कब? 1930 में। और दांडी यात्रा कब हुआ था? तो 1930 में। यानी कि कब किए होंगे दोस्तों? तो 1900 यानी कि किस यात्रा से शुरू किए होंगे? तो दांडी यात्रा द्वारा। किस यात्रा द्वारा? दांडी यात्रा द्वारा। आई होप कि दोस्तों आप इसे समझ चुके होंगे। अब देखिए दोस्तों, मैंने जैसा क्वेश्चन बताया था वो क्वेश्चन आ ही गया। आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना किसने की दोस्तों? तो सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, विवेकानंद ने। किसने की दोस्तों? विवेकानंद ने। और ब्रह्म समाज की स्थापना की किसने की? राजाराम मोहन राय। किसने की थी दोस्तों? राजाराम मोहन राय। अगले प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है, ये क्वेश्चन देखिए मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, बोर्ड परीक्षा और मैं बोलता हूँ यह क्वेश्चन तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा ही जाएगा और बोर्ड में भी 2025 में पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है, अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? यानी कि अलीगढ़ में जो आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आप सभी का सर सैयद अहमद खान ने। यानी अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? सर सैयद अहमद खान ने। इसे दोस्तों आपको याद रखना है। अगले नंबर प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। 60वां नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है, अली मुस्लियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो दोस्तों मैंने जैसे बोला था कि जब केरल में मोपला विद्रोह हो रहा था, कॉन्सेप्ट वीडियो में मैंने ये पढ़ाया है दोस्तों कि जब केरल में मोपला विद्रोह हो रहा था तो उसका जो नेतृत्व किए थे अली मुदालियार। मुदालियार किसने किया था? अली मुदालियार ने किया था। यानी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, मोपला विद्रोह। कौन विद्रोह होगा? मोपला विद्रोह। 61वां नंबर प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। 61वां नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है, जैसा कि क्वेश्चन मैंने बताया फिर दोस्तों वैसा ही प्रश्न आ गया। मतलब मैं जो अलग से आपको बताता हूँ वो क्वेश्चन आ ही जाता है दोस्तों, क्योंकि देखिए दोस्तों सिलेबस तो एक ही है, पढ़ना तो हम एक ही चीज़ है, आएगा ही आएगा। 61वां नंबर प्रश्न कह रहा है, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन है? तो मैं दोस्तों आपको पहले ही बता चुका हूँ, सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन है? सुभाष चंद्र बोस। 62वां नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है, किसने 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों, देखिए दोस्तों यह मोस्ट वीवीआई है यह क्वेश्चन, 62वां नंबर प्रश्न। और दोस्तों देखिए मैंने देखा है या विगत वर्षों में बहुत बार पूछा गया है, इसलिए आप इसे याद कर लीजिएगा, यानी माइंड में सेट कर लीजिएगा। किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी? तो एम.एन. राय ने। किसने की थी? एम.एन. राय ने। यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? एम.एन. राय ने। इसे आपको याद रखना है। 63वां नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है, 63वां नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है दोस्तों कि सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी? सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी? ए ऑप्शन है लॉयड जॉर्ज ने, बी नंबर ऑप्शन है विंस्टन चर्चिल ने, सी नंबर ऑप्शन है मैकडोनाल्ड ने, डी नंबर ऑप्शन है एटली ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों मैकडोनाल्ड ने। किसने की थी सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा? मैकडोनाल्ड ने। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे तो आपका क्या जवाब होगा दोस्तों? मैकडोनाल्ड ने। 64वें नंबर प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। 64वां नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापक किसे माना जाता है? यानी जो कांग्रेस पार्टी है उसका संस्थापक किसे माना जाता है? तो मैंने पहले ही दोस्तों आपको बता चुका हूँ, A.O. ह्यूम और अध्यक्ष उमेश चंद्र बनर्जी। यानी जब संस्थापक पूछे तो A.O. ह्यूम और जब अध्यक्ष पूछे उमेश बनर्जी। आई होप कि दोस्तों आप इस वीडियो में समझ चुके होंगे। और दोस्तों आप यदि इस वीडियो को फुल्ली माइंड में सेट कर लेंगे तो आप में इतनी क्षमता हो जाएगी दोस्तों कि आपको हिस्ट्री में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला, आपको फुल में फुल नंबर मिलेगा ही मिलेगा। और दोस्तों आपको किसी विषय के किसी टॉपिक पे दिक्कत है तो आप हमें बेझिझक कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि ये आपका अपना यूट्यूब चैनल है। आप सिर्फ कमेंट कीजिए, आपका काम है कमेंट करना, हमारा काम है आपके कमेंट के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाना और आपको समझाना। और दोस्तों देखिए यह एक
पथ है, यानी कि बोर्ड का परीक्षा देना एक पथ है, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का परीक्षा देना एक पथ है। यानी कि इस पथ में आप चलिए, यानी इस पथ पे आप चलिए। आप सिर्फ मुझे 40% दीजिए, मैं आपको दूंगा 60%। यानी कि आप मेहनत कीजिए। और दोस्तों देखिए, सदैव आत्मनिर्भर रहिए, किसी पर निर्भर मत रहिए। क्योंकि देखिए दोस्तों, कोई हमें थोड़े देर के लिए कुछ बता तो सकता है, लेकिन परीक्षा में तो, या कैसी भी परीक्षा आप देते हैं दोस्तों, तो देखते होंगे कि आप में टीचर में टाइटनेस होता है, यानी कि आपको देखने की अनुमति नहीं रहती है, या चीटिंग करने की अनुमति नहीं रहती है। क्योंकि दोस्तों देखिए, कहा चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा राही पीछे छूटा राही चल अकेला। यानी कि सभी समय आने पे देखिए दोस्तों, आदमी ही है, जैसे मैं उदाहरण के लिए बता सकता हूँ, आदमी ही है, जीवित है, और जब मर जाता है तो उसका साया भी साथ छोड़ देता है, यानी रूह भी साथ छोड़ देता है। तो आदमी है, आदमी तो आदमी है। यहाँ अंतिम पल में जब अंत्येष्टि संस्कार होता है, तब तो रूह साथ छोड़ देता है, एक आदमी है। इसलिए आत्मनिर्भर रहिए, पढ़ते रहिए। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से नोटिफिकेशन जाएंगे और आप सही समय पे सही चीज़ को पढ़ पाएंगे, और बोर्ड में अच्छे नंबर आन सकेंगे, और टॉपर और रैंकर बन सकेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों।